So good morning everyone. Now we are going to start with our next topic of chapter 2, that is long period and short period goals. So पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने या पिछले लेक्चर में हमने सुना था कि भाई जो हमारे पास 5 ईयर प्लान्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, उनकी क्या नीड थी, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, उसको किसने सेटअप किया था, कितनी तरह की हमारे पास इकोनॉमीज होती हैं. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स. सो बेसिकली हमारे पास जो 5 ईयर प्लान्स के गोल्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. द फर्स्ट वन इज लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड द सेकंड वन इज शॉर्ट पीरियड गोल्स. लॉन्ग पीरियड गोल्स वो गोल्स होते हैं जो कि हर 5 ईयर प्लान में सेम रहेंगे. जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है, देखो आपको यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा. शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में भी वेरिड फ्रॉम प्लान टू प्लान. जो ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल्स प्लान टू प्लान वेरिड करेंगे, जैसे कि पहले फर्स्ट ईयर प्लान में हमारे पास ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ प्लस जीडीपी. सेकेंड 5 ईयर प्लान का हमारा ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड जीडीपी. तो इसका मतलब ये तो हमारे पास हो गए शॉर्ट पीरियड गोल्स, क्योंकि ये प्लान टू प्लान चेंज हो रहे हैं. ये प्लान टू प्लान चेंज नहीं हो रहे, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स. बेसिकली लॉन्ग पीरियड गोल्स की जो हमारे पास वैलिडिटी है वो होती है मैक्सिमम 20 ईयर्स और इसकी होती है लेस देन 5 ईयर्स. जो गोल्स एक 5 ईयर प्लान के अंदर चेंज हो जाएंगे या फिर अकम्प्लिश हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड. और ऐसे जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसको अचीव करने के लिए हमें कई साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है, वो होते हैं हमारे पास लॉन्ग पीरियड गोल्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर बुक, दैट इज लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स. देखो अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या है कि जो हमने 5 ईयर प्लानिंग, दैट मीन्स हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की, उसके पीछे हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है ना. सो दीज आर द लॉन्ग पीरियड गोल्स. ठीक है. द फर्स्ट वन इज जीडीपी ग्रोथ. एज वी ऑल नो, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी. इट वॉज अ स्टेगनेंट इन नेचर, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, फॉरेन ट्रेड बिल्कुल ज़ीरो था. सो जीडीपी ग्रोथ को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमने प्लानिंग स्टार्ट की, ठीक है ना. सो जीडीपी क्या होती है, आउटपुट, ठीक है ना. अब यहाँ पे डिफरेंस है हमारे पास प्रोडक्शन चलो इसके टॉपिक को भी हम अभी लेटर ऑन पढ़ते हैं, ठीक है ना. सो जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, देखो यहाँ पे ना आपकी बुक में एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है. यहाँ पे वो कहते हैं, थर्ड पैराग्राफ, व्हेन द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसिस्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. जीडीपी का मतलब क्या होता है, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. कहता व्हेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस कॉन्टिन्यूसली. पहले साल भी हमारी आउटपुट बढ़ी, दूसरे साल भी बढ़ी, तीसरे साल भी बढ़ी, फोर्थ ईयर भी बढ़ी. तो इस कंसिस्टेंट राइज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इसका मतलब जब हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इसका मतलब हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है. सो जीडीपी मतलब कि अपनी आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो वेज हैं. द फर्स्ट वन इज, या तो आप अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सपैंड करो या फिर एक्सप्लोर करो, ठीक है, या फिर आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कीजिए. सो दीज आर द टू वेज टू इंक्रीज या फिर टू अचीव आवर फर्स्ट लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स. नोट इट डाउन. ओके. सो फर्स्ट हमने जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, आउटपुट को इंक्रीज करना, ठीक है ना. जब हमारी आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो जीडीपी भी बढ़ेगी. सो जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो तरह के वेज हैं, या तो आप अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर या एक्सपैंड करो या फिर नई नई टेक्नोलॉजीज बाहर से इंपोर्ट कीजिए, ठीक है.
द नेक्स्ट वन इज इक्विटी. सो इक्विटी हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है जिसको पढ़ के ही आपको पता लग जाना चाहिए. इक्विटी दैट मीन्स जो रिच और पुअर का गैप है उसको मिनिमाइज करना. रिच और पुअर के गैप को मिनिमाइज करना इसको हम बोलते हैं इक्विटी. सो इक्विटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जीडीपी तो हमने पढ़ लिया कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना. इक्विटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मैंने एक आपको यहाँ पे छोटा सा ना एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, ठीक है. 1 2 3 4 एंड 5. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव हमने कैसे करना था, या तो आप अपने रिसोर्सेज इंक्रीज करो या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, ठीक है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इक्विटी हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं. देखो, जो रिच पर्सन हैं उनकी इनकम्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाओ, ठीक है, और जो पुअर पर्सन हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करो. इसके थ्रू हम अपनी इक्विटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. देखिए हम कुछ बुक में इसके अलावा तो नहीं कुछ दिया हुआ. इक्विटी नो. इसका मतलब जहां पे भी इक्विटी होगी वहां पे क्या होगा, सोशल जस्टिस. ओके, दैट्स क्लियर. नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट, थर्ड, मॉडर्नाइजेशन. देखो मॉडर्नाइजेशन ना दो तरह की होती है. एक तो होता है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, या फिर एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर. अपने ट्रेडिशनल कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करो, ठीक है. सो हमने इंडियन इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना था. मॉडर्नाइज हम कैसे कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के अलावा क्या होगा, अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर. अब जैसे आपने पता ही होगा, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, दादा परदादा, वो क्या करते थे, वो धोती कुर्ता पजामा ऐसे तरह के जो आउटलुक्स हैं वो वियर करते थे. लेकिन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन हमने क्या किया, हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया खुद को एडवांस बनाने के लिए. सो उससे क्या हुआ, हमने वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न आउटलुक उसको पहनना स्टार्ट किया, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी. देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारे पास, सेल्फ सफिशिएंसी. मतलब कि अपने आप में आत्मनिर्भर होना, ठीक है. सो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी की इस ऑब्जेक्टिव की नीड कब अराइज हुई, जब यूएसए ने 1965 में इंडिया को धमकी दी कि भाई अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ वॉर ख़त्म नहीं की तो हम तुम्हारी फूड ग्रेन्स की सप्लाई को रोक देंगे. सो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर यूएसए ने फूड ग्रेन्स की सप्लाई रोक दी तो हम क्या करेंगे. सो उस टाइम इंडिया ने एक फैसला लिया कि अब हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे. सो इसी वजह से HYV सीड्स की इंट्रोडक्शन हुई, केमिकल फर्टिलाइजर्स बने, ठीक है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स बने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हमने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है. सो इसका मतलब इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हमने HYV सीड्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें की. अभी आपको अच्छे से पता है ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था इंडिया में, मतलब देयर इज अ सडन एंड ह्यूज राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस. सो उसमें क्या हुआ था, हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा हुआ था, और वो हुआ भी इसी टाइम पे था. 1960s के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी इंडिया में, जो धीरे धीरे करके हर स्टेट में फैलती गई, ठीक है ना. सो इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट ओनली, ये हम कब की बात कर रहे हैं, 1951 की, ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या किया, हम फोर्थ ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, थ्रू HYV सीड्स या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. द लास्ट वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट. मैं ऊपर से रेज कर रहा हूँ टॉपिक. फुल एम्प्लॉयमेंट. अब ये टॉपिक ना आप
एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में, दैट मीन्स यूनिट 3 ऑफ मैक्रो, इसमें आप पढ़ चुके हो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी पर्सन्स विलिंग हैं उन सबको दे गेट अ जॉब। इसका मतलब दैट डजंट मीन्स जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये नहीं होता, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ओनली दैट, अगर सपोज करो मेरी टोटल पॉपुलेशन थी 1000 की इंडिया में, ठीक है, इसमें से सिर्फ 800 बंदे काम करना चाहते हैं, दैट मीन्स ये मेरी क्या हुई, वर्किंग पॉपुलेशन। जो बंदे विलिंग में ही नहीं है काम करने के लिए वो क्या हो गए, 200। ये क्या, कौन से पर्सन था, नॉट विलिंग, ठीक है। सो जितने भी पर्सन काम करने के लिए विलिंग हैं, इन सबको हमने मार्केट में जॉब प्रोवाइड करनी है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट जब होगी तब अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करेगी। ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब हमें काम तो मिलता है लेकिन हम अपनी मर्जी से ही काम करना नहीं चाहते, ठीक है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, लेट अस स्टडी वन मेन थिंग अबाउट इट। It can be achieved by inclusive growth. मीन्स आपने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में इस अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, ताकि आप लोगों की फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स को याद करने के लिए। जेम्स एफ, एक तो हो गया जेम्स, जीडीपी ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, और एफ मींस फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो दिस इज द मेन वन, हाउ टू अचीव अवर लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि हमें आने वाले टाइम में भी ये पढ़ने को मिलेगा। ओके, सो द लास्ट टॉपिक, मैं लास्ट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज लास्ट में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास सक्सेस और फेलियर्स हैं वो आप खुद पढ़ोगे। शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स भी आप खुद पढ़ोगे, बिकॉज वो बहुत ही नॉमिनल से पॉइंट जो है उसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज अवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ। अब यहाँ पे देखो, ये आपको ना एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इस चार्ट को अच्छे से ध्यान से देखोगे, आपको ड्यूरेशन भी दी हुई है, ठीक है। प्लान टू प्लान हर ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो रहे हैं, दैट मीन्स वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला कब शुरू हुआ था, लास्ट कब हुआ। उसके बाद हमारे पास कितने 5 ईयर प्लान, एनुअल प्लान है, देखो 12 5 ईयर प्लान और 6 एनुअल प्लान है, मैंने साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1991। अब हमने टॉपिक क्या करना है, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी टिल 1991। दैट मीन्स 1947 से लेके 1991 तक हमने इंडिया की इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए। ओके, सो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहा हूं। सो ये टॉपिक, द फर्स्ट पॉइंट इज, देखो द फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हमें अच्छे से पता है कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तब हम अंग्रेज़ों से इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम किसी भी तरह की प्राइवेट सेक्टर को इंडिया में घुसने नहीं दे सकते थे। सो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हर एक चीज़ पब्लिक सेक्टर के अंदर डाल दी। हर एक चीज़ को पब्लिक सेक्टर के अंदर डालने से क्या हुआ, एक नई पॉलिसी निकल के आई जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। एक IPR पॉलिसी बनी जिसमें जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने 17 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के अंदर रखा और सिर्फ 12 कंपनीज को ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखा, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर सकती थी, ठीक है। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IPR पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। सो ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगी सेकंड पैराग्राफ में इसी पॉइंट के। Thus in industrial policy resolution 1956 as many as 17 industries are reserved for public sector as against 12 industries for private sector. And in the next paragraph, it was realized that the objective of the socialist pattern of the society could be achieved only through a comprehensive development of
पब्लिक सेक्टर। सो इन्होंने यहाँ पे कौन सी प्लानिंग शुरू की, कॉम्प्रीहेंसिव, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिव प्लानिंग हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव, पहला फीचर बना, ठीक है, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। द सेकंड वन इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलेटेड वर्ड का, रेगुलेटेड का मतलब हुआ जो प्राइवेट सेक्टर बढ़ना चाहते थे उनको हमने रोका। कैसे, थ्रू MRTP एक्ट, ठीक है। सो इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, देखो आप, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948, न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी established without a license and registration. Similarly, MRTP Act 1969 placed several restrictions on the expansion of existing industries. So हमने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने से कैसे रोका, विद द हेल्प ऑफ MRTP एक्ट। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, MRTP एक्ट 1969। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ small scale industries and regulation of large scale industries। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया, तो कैसे प्रोटेक्ट किया, इनको हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल दिया, इनको हमने कई तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, सब्सिडाइज्ड रेट पे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इनको सब्सिडाइज्ड रेट्स प्रोवाइड किए। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हमने कैसे रोका, थ्रू MRTP एक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो नीचे आपको लिखा होगा सेकंड पैराग्राफ में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपटीशन फ्रॉम सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड, ठीक है ना। कहता कई सारी इंडस्ट्रीज इन्होंने ऐसी ही लगा दी, ऐसी ओपन कर दी, जिनको कुछ हमने पर्टिकुलर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड किया, ठीक है, कुछ और फैसिलिटीज प्रोवाइड की लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडाइज रेट ऑफ रॉ मटेरियल। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी जो इजीली एक्सपैंड कर सकती थी, हमने उसको रेगुलेट कैसे किया, थ्रू MRTP एक्ट। फाइन। द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। कहता उन्होंने सिर्फ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी कुछ बहुत ज़्यादा प्योर बेसिस पे उन्होंने उनकी डेवलपमेंट की। सो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस वाली हमारे पास कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इन्होंने इन तीनों इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर डेवलप करना शुरू किया, ठीक है। किसमें, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1947 से लेके 1991 तक, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड 4 टॉपिक्स, मतलब 4 पॉइंट्स। इन द फिफ्थ वन में लिखा हुआ है फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन्होंने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने में जोर लगा दिया। इनका मेन मोटिव क्या था कि सेविंग्स भी बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ। लेकिन इसका ड्रॉबैक इनको कई सालों के बाद पता लगा, बिकॉज व्हेन वी सेव मोर वी कंज्यूम लेस, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एडी। अगर हम इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो हम कंज्यूम भी ज्यादा करेंगे, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एडी। सो दोनों ही सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं थी, ठीक है। सो इस चीज़ का पता हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट को बहुत ही सालों के बाद पता लगा। द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। सो फॉरेन कंपटीशन को इन्होंने कैसे रेगुलेट किया, आपको अच्छे से याद होगा, आप लोगों ने 10th में ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड बैरियर्स। इन्होंने कई तरह के ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। अब मैं जो आपको पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये 1991 की पॉलिसी में भी बताऊंगा कि 1991 में इन्होंने ये सारे फीचर्स को कैंसिल क्यों किया था। अभी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर किसी भी तरह से इंडिया में दोबारा आए और दोबारा से कोई और कंट्री इंडिया को रूल करे, ठीक है।
सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया, पॉलिसीज़ बनाई, IPR, लाइसेंसिंग, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, MRTP एंड नाउ द ट्रेड बैरियर्स, जिससे हमारे फॉरेन की गुड्स क्या होगी, महंगी। 6th point. So the next one is 7th point, sorry. 7th point is focus on import substitution. ये मैं आपको पहले भी बता चुका, import substitution just because of self sufficiency. इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए अब हमने जो पहले गुड्स इंपोर्ट करते थे, अब हम वही गुड्स इंडिया में खुद की प्रोडक्शन करने लग गए। द नेक्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। देखो हमारे इंडिया में फॉरेन की कैपिटल को कौन रेगुलेट करता है, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, कि कौन सी कंट्री से कितना पैसा आएगा कितना नहीं, राइट। सो 1991 से पहले हमने अपनी FDI पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तब के टाइम पे हमारे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे वो सोचते थे कि FDI हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स लो, लोन फ्रॉम एब्रॉड को वो ज़्यादा बेनिफिशियल मानते थे। लेकिन 1991 में जाके उनको पता लगा कि भाई यहाँ पे तो हमें डबल मार पड़ती है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। यहाँ पे अगर कोई बाहर वाली कंपनी इंडिया में आके सेटल अप होगी तो हमारी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। सो इन्होंने इसके ऊपर कम जोर दिया, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। द लास्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सो इस पॉइंट में हमने क्या करना सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में, कि भाई अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, उसको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह से वैनिश नहीं कर सकती। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हर हाल में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, ओके। सो इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है सक्सेस एंड फेलियर। आप एक बार उसको रीड करोगे, कुछ भी नहीं है वो, उसमें से किसी भी तरह का डाटा आपको याद नहीं करना। सो जस्ट हैव अ लुक अपॉन इट कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग से हमारी GDP ग्रोथ बढ़ी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है, फॉरेन हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई। सिमिलरली उसके फेलियर्स क्या थे, डाटा याद नहीं करना, सिर्फ आपको एक बार जस्ट रीडिंग लेनी है, ओके। सो नाउ वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 2, ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो see you and goodbye, take care and see you in the next class.